डार्जन रिएक्शन के लिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि CH3CH वो अल्फ़ा हेलो एस्टर क्लोरो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है, COOET को एसीटोन के साथ अगर ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड तो क्या होगा। तो यहाँ से कार्बन आयन बना के और इस पे अटैक करना है, तो वो अटैक कुछ इस तरह से होगा, COOET, यहाँ पे C पे Br और H जाके माइनस बना था जो लग गया यहाँ पे एसीटोन पे, और बाद में इसे निकाल देना है। दैट इज कॉल्ड डार्जन कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ एक मिथाइल भी था ना, यहाँ पे एक मिथाइल भी था ना, रुको, H गया COOET CH3Br, मिथाइल कहाँ चला गया। गड़बड़ कर दिया ना, एक सेकंड रुको। ये क्या हुआ, यहाँ से अटैक हुआ तो जिस कार्बन से अटैक हुआ उस कार्बन पे 1 2 3 4 निकल गया, तो C माइनस, और वो C माइनस जब अटैक किया तो उस पर 3 रह गए क्या क्या, CH3 CH3 COOET Br, और इधर लगा, हाँ अब हुआ ना, O माइनस CH3 यहाँ से H जाके कार्बन आयन बनेगा ना, तो ये तो रह जाएगा ना। अब ये इधर से अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, तो इस कार्बन पे COOET CH3 ये बन जाएगा। एस्टर के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर बनता है इसमें। ये थोड़ा उतना कॉमन नहीं है, लेकिन एडवांस में एक आध क्वेश्चन होता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो डार्जन एस्टर कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन का एक रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इसमें एक आता है रिएक्शन जिसे विटिग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। विटिग रिएक्शन, इसमें खास रिएजेंट यूज होता है जिसमें एक साइड में कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन भी हो सकता है, H हो सकता है, HR हो सकता है, दोनों R हो सकता है, और दूसरे साइड में लगा होता है PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और इसे एक खास नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है इलाइड, और इसे फॉस्फोरेन भी कहते हैं। अगर इलाइड को किसी कार्बोनाइल कंपाउंड से ट्रीट करें एट हाई टेम्परेचर तो क्या होता है, यहाँ से ये निकल जाता है। ये डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने का मेथड होता है, और यहाँ पे ये लग जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन को सीधा एल्कीन में कन्वर्ट करने का ये मेथड होता है। ये 1997 में एक बार आया था, उसके बाद तो कभी दिखा नहीं, बट दिख तो सकता है।
एक एग्जाम्पल इसका ज़रा देख सकते हैं कि अगर दिया हो कहीं पे CH2 डबल बॉन्ड PPH3 और इसे कोई एक कार्बोनाइल कंपाउंड से साइक्लोपेंटानोन ही ले लिया और इसके साथ हीट कर दो, तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन निकल जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे CH2 और जो बाई प्रोडक्ट होता है वो उसी फॉस्फोरस पे दोनों ऑक्सीजन जाके लग जाता है। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड बाई प्रोडक्ट होता है। एक स्टेप पीछे अगर इसका हम जानना चाहें तो RCH2Cl अल्काइल हैलाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन को जब हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्काइल लिथियम, तो यहीं पे बनता है RCH डबल बॉन्ड PPH3, यहाँ से HCl निकल के और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये इलाइड। तो इलाइड बनाने का भी एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड containing at least one alpha hydrogen when treated with triphenyl phosphine in presence of alkyl lithium, it reacts to give ylide, and this ylide when treated with any carbonyl compound at high temperature gives RCH double bond C R dash plus PH3 P double bond O। तो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ये सब वैसे तो काफ़ी डिटेल में किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सब अगर सामने होता है तो हम मैनेज कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट, इसके बाद एक रिएक्शन पीछे कई बार पूछा गया है, इधर काफ़ी दिनों से नहीं आया है, लेकिन कभी भी उसका टर्न आ सकता है फिर से। दैट इज कॉल्ड बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ये काफ़ी बार आ रखा है जेई में, बट इधर रिसेंट में नहीं आया है। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट बेसिकली ये रिएक्शन है ऑक्साइम का, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन नहीं है, लेकिन ऑक्साइम कोई टॉपिक नहीं है। ऑक्साइम एल्डिहाइड कीटोन का ही एक प्रोडक्ट होता है आगे, जो आगे एक रीअरेंजमेंट, एक खास तरह का रीअरेंजमेंट करता है। क्या है जरा इसको पहले देखें। अगर हम किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल एमीन, ये कंपाउंड है जिसे कहा जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन अमोनिया में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होके एक प्रोडक्ट बनता है विच इज कॉल्ड ऑक्साइम। दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। अगर इधर एल्डिहाइड होगा तो उसको कहते हैं एल्डो ऑक्साइम, और अगर कीटोन हुआ तो उससे जो बनता है उसको कहते हैं कीटो ऑक्साइम। अब सबसे पहले ऑक्साइम को एक सेकंड देखो। सपोज करो वो हमारे पास एल्डिहाइड है, CH3 CH2 से प्रोपनल डिहाइड है। अगर प्रोपनल डिहाइड को हम
हाइड्रोक्सिल के साथ हीट करते हैं तो ऑक्साइम तो बनेगा, लेकिन ऑक्साइम भी एक नहीं दो बनेगा। दो ऑक्साइम बनेगा, जिसमें कि एक में OH के अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, और एक में OH H के साइड में और ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सिंगल ऑक्साइम देगा और कौन पेयर ऑफ ऑक्साइम देगा। तो अगर सिमेट्रिकल हुआ तो सिंगल ऑक्साइम मिलेगा। मान लो कीटोन सिमेट्रिकल है ये, अगर ये सिमेट्रिकल कीटोन है तब तो एक ही ऑक्साइम बनेगा, दोनों साइड से एक ही जैसा दिखेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो, एल्डिहाइड या अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, देन हमेशा पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो इसमें OH ऊपर रखो या नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगल ऑक्साइम बोलेंगे इसमें। सिंगल ऑक्साइम बनेगा। बेकमैन रीअरेंजमेंट बेसिकली इस ऑक्साइम का रिएक्शन है। अब रीअरेंजमेंट क्या है जरा सा वो समझ लो। अगर किसी ऑक्साइम को, पहले जनरल वे में मैं बताता हूं, अगर किसी ऑक्साइम को, मान लो ये ऑक्साइम है, किसी ऑक्साइम को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या PCl5 या SOCl2 इन सब के साथ ट्रीट करेंगे तो OH अपने एंटी वाले ग्रुप के साथ पोजीशन इंटरचेंज कर लेता है। दैट इज रीअरेंजमेंट। OH exchanges its position with the group anti to it, और यहाँ पे OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे R डैश आ जाएगा। बनने के बाद अगर आप देखो तो ये एक इनॉल है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, और इसलिए इसकी टॉटोमेरिज्म कर देनी है, पाई बॉन्ड को इधर और हाइड्रोजन को इधर लाके रख देना है। तो ये RCONH R डैश बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। लेकिन यही अगर ये वाला ऑक्साइम होता, उसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता, और इसे अगर हम PCl5 के साथ या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किए होते तो यहाँ से ये एक्सचेंज होगा और बनेगा ROH R डैश, और फिर ये टॉटोमराइज करेगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये R डैश CO NH R बन जाएगा। अमाइड ये भी है, अमाइड ये भी है, बट दोनों डिफरेंट है। एक में R इधर है, इधर R डैश है। इसी को कहते हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। एक क्वेश्चन अच्छा सा इस पे JEE 2000 में आया था एग्जैक्टली। क्या था उस समय? थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन आता था, अभी भी आता है लेकिन उसमें सब्जेक्टिव होता था। वो क्वेश्चन था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C8H6
ये इसके साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है। इसे जब HgSO4 H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कंपाउंड देता है C8H8O, जिसे जब हम हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट देता है A+B, जिसका फॉर्मूला C8H9O है। C8H9NO ना, एक सेकेंड रुको, C8H9NO है, जिसमें से A को जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और बाद में उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक प्रोडक्ट एनिलीन बनता है। तो हमें बताना था, इसका भी कुछ था, X, A, B इन सब का स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो, सबसे पहले तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एक अल्काइन है और एनिलीन बता रहा है कि इसमें एक बेंजीन रिंग भी है। तो इससे इन दोनों इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने पे ये क्लियर हो गया कि ये जो कंपाउंड है ये कुछ और नहीं C6H5CH है। टर्मिनल अल्काइन और फिनाइल रिंग इन सब को जोड़ोगे तो यही एक फॉर्मूला बनेगा C8H6। और इस पे जब HgSO4 H2SO4 का एडिशन करोगे तो देखो अल्काइन का रिएक्शन मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर, C6H5COH CH2 मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर, जो कि टॉटोमेराइज करेगा C6H5CO CH3। ये वाला कंपाउंड ये हो गया, ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया। ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया जिसे हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ जब हम हीट करेंगे तो दो ऑक्साइम बनेगा, जिसमें एक में OH pH के साइड में और एक में OH CH3 के साइड में। जब बेकमैन रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ OH CH3 के साथ इंटरचेंज करेगा अपना पोजीशन और इसलिए बनेगा PHC। यहाँ पे देखो आएगा डबल बॉन्ड O, बाद में टॉटोमेराइज होके PHC डबल बॉन्ड O NH CH3, जबकि यहाँ से बनेगा pH के साथ OH का इंटरचेंज होगा तो CH3CO NH PH। ये दोनों अमाइड है और इतना आपको पता है कि अमाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्कलाइन मीडियम में तो एसिड और एमीन बनता है। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो इधर से PHCOOH अब प्लस CH3NH2 बनेगा, जबकि यहाँ से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड और दूसरे साइड से PHNH2 एनिलीन बनेगा, जिससे पता चला कि ये वाला कंपाउंड A है, क्योंकि आपको
एनिलीन बनाना था तो कौन सा ऑक्साइम था, ये हमने आइडेंटिफाई किया। तो एनिलीन उससे बनेगा जिसमें OH के एंटी पोजीशन पे pH होगा, ताकि वो शिफ्ट करके नाइट्रोजन पे जाए, बाद में हाइड्रोलिसिस में वो एनिलीन दे। यानी कि ये A रहा होगा और ये B रहा होगा। और भी इस पे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आई थिंक 2007 में आया, देखोगे जरा। 2007 में क्वेश्चन आया कि साइक्लोहेक्सानोन को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हीट किया तो एक कंपाउंड बना। तो जाहिर सी बात है, अब कंपाउंड तो दिख ही रहा है कि क्या बनेगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। एक कंपाउंड बना, अब ये सिमेट्रिकल है तो OH को इधर रखो या इधर रखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये एक ऑक्साइम है, और जब इसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया गया तो जाहिर सी बात है बेकमैन रीअरेंजमेंट ही होगा ऑक्साइम का। बेकमैन रीअरेंजमेंट इसका होगा तो होगा क्या, देखो ये OH यहाँ से उठ के इस कार्बन पे आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से उठ के ऐसे हो जाएगा। समझ में आता है कुछ आपको? अरे एंटी पोजीशन से इंटरचेंज हुआ तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से उठ के नाइट्रोजन पे चला जाएगा, यानी कि रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। सेवन मेंबर्ड रिंग बनेगा, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं पे लगा दो, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे ये OH उठ के आएगा, यानी कि यहाँ पे ये OH होगा। और ये एक इनॉल है, ये टॉटोमराइज करेगा, तो टॉटोमराइज करके ये देगा ये वाला कंपाउंड। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, इसीलिए ये क्वेश्चन था। ये देखो एक 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड है। सबसे पहले किसी भी साइक्लिक अमाइड को कहते हैं लैक्टम, और इसे बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। ये जितना इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड कीटोन में है उतना ही इंपॉर्टेंट ये पॉलीमर में है आपके कोर्स में। ये है कैप्रोलैक्टम, और ये कैप्रोलैक्टम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पे पॉलीमराइज करके नाइलन 6 देता है। वो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है बेकमैन रीअरेंजमेंट में, तो हमें यहाँ नहीं रोकना था, इसको आगे एक्सटेंड कर देना था। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन शायद मैंने कराया आपको, नहीं आपको नहीं कराया मैंने, पॉलीमराइजेशन नहीं कराया ना आपको। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन इसमें होता है। CH2 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 5 टाइम्स, CH2 1 2 3 4 5 CH2 CONH, और यही फिर आगे रिपीट हो जाएगा। इस NH के बाद फिर CH2 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 5 टाइम्स, फिर यही चीज़ रिपीट होते जाएगा, और इसको बोलते हैं नाइलन 6। ये 2007 में ये क्वेश्चन था। एंड प्रोडक्ट पूछा था क्या बनेगा, तो एंड प्रोडक्ट इसमें नाइलन 6 बनेगा। तो ये देखो ये एल्डिहाइड कीटोन और पॉलीमराइजेशन सबको मिला के एक क्वेश्चन बन गया था। ठीक है। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन था, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में करा दिया आपको। इसके बाद एक आता है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर्स विनेगर
ऑक्सीडेशन, वेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन का। अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन को किसी परऑक्सी एसिड से ट्रीट कर दो, ये परऑक्सी एसिड यूजुअली CF3CO3 लिया जाता है, ट्राइफ्लोरोपरस्टिक एसिड, या C6H5CO3H परबेंजोइक एसिड, या कभी सुना होगा आपने इपॉक्सीडेशन के लिए यूज होता है ये MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, कोई भी इनमें से हो सकता है। सबका एक ही काम है, नेसेंट ऑक्सीजन देना, और वो नेसेंट ऑक्सीजन कहीं पे इस तरह से इंसर्ट हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो RCOOR- एक एस्टर हो जाता है। अब इसका ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, अभी समय नहीं है, सिर्फ इतना मैं बता देता हूं कि ऑक्सीजन इंसर्शन का प्रेफरेंस क्या होगा। प्रेफरेंस फॉर ऑक्सीजन इंसर्शन क्या होगा। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, अगर मतलब एल्डिहाइड हुआ तो हाइड्रोजन साइड से इंसर्शन होगा ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन, फिर फिनाइल, फिर टर्सरी अल्काइल ग्रुप, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक एल्डिहाइड को ट्राइफ्लोरोपरस्टिक एसिड से हम ट्रीट करें तो इधर ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा और उस केस में एस्टर नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर कोई कीटोन लेते हैं, हम और अगर इसे ये देखो, ये होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से ट्रीट करें, फिनाइल साइड से प्रेफरेंस है, हाइड्रोजन के बाद फिनाइल का, इधर आएगा ऑक्सीजन और इसलिए बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। फिनाइल प्रोपानोएट, न कि इथाइल बेंजोएट। तो ये है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद थोड़ा सा टेस्ट एंड डिस्टिंक्शन को 2 मिनट सुन लो। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, और इसलिए हम उसको यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं टेस्ट्स गिवन बाय एल्डिहाइड्स ओनली। इसमें सबसे कॉमन जो टेस्ट होता है वो होता है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट।
और सिल्वर नाइट्रेट को जब अमोनिया में डिजोल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट कई बार ऐसे भी लिखा होता है, कई बार ऐसे भी लिखा होता है। अभी मैंने लिखा था ऊपर, ये है टॉलेंस रिएजेंट, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और किसी को नहीं। बट सबसे पहले तो टेस्ट। तो अगर कोई एक एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड है, इसे अगर हम टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट करें तो ये ऑक्सीडाइज होके CH3 CH2 COOH बनाएगा, एसिड बन जाएगा, और सिल्वर खुद रिड्यूस हो जाएगा ऐसे। और जब सिल्वर रिड्यूस होता है तो टेस्ट ट्यूब के ग्लास सरफेस पे अंदर से ये चिपक जाता है। और सिल्वर अगर ग्लास सरफेस पे चिपक जाए तो वो मिरर बन जाता है, यानी बाहर से रिफ्लेक्शन दिखेगा, आपको फेस दिखेगा उस टेस्ट ट्यूब पे अपना, लगेगा वो मिरर बन गया। और इसलिए वाइट PPT भी बोल सकते हैं और इसे सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। But this test is not given by ketone, this test is not given by alcohol, so this test can be used to differentiate between aldehyde from rest of the organic compound. रिएक्शन के एंगल से कई बार ये ऐसे भी दिया होता है, तो ध्यान रखना है बात एक ही है। जो टॉलेंस रिएजेंट होता है उसकी एफिशिएंसी हाई होती है इस फॉर्म में, बट अल्टीमेटली काम तो सिल्वर +1 का ही है ना। तो कहीं पे ऐसा भी लिखा हो तो आप वही रिएक्शन कर देंगे। और इसका एक फ़ायदा उठाया जा सकता है कि मान लो कहीं पे ऐसा हो, तो अगर आप कोई, एक सेकेंड रुको, 1 2 3 4 5, थोड़ा इसको मैं एक स्टेप पीछे लेके जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 यहाँ लेके जा रहा हूँ। अगर कहा जाए कि इसे सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करो, कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा, थोड़ा मैं उसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, बन जाएगा OH C2H5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन ये है। हाँ ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैं लिख रहा हूँ। कुछ नहीं किया, जस्ट घुमा के लिखा है, कुछ पर्पस से, कुछ दिखाने के लिए आपको। तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसे ट्रीट करोगे एक्वस मीडियम में तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर कहा कि बाद में इसे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट कर दो, तो आपको पता है एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बना लेता है। तो ये एक साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन बोलते हैं, साइक्लिक एमाइड को लैक्टम बोलते हैं, टम TUM, और ये TONE लैक्टोन होता है, तो लैक्टोन बन जाएगा, लैक्टोनाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से टॉलेंस टेस्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है, थोड़ा सा डायरेक्ट एडवांस में नहीं होगा ना, सीधा घुमा के थोड़ा एप्लीकेशन साइड से होगा। अब एक और टेस्ट इसके पैरेलल में है, पहले उसको देखो फिर उसके बाद जरा दोनों में कंपैरिजन है। ये तो हो गया टॉलेंस टेस्ट। हाँ
दूसरा इसी का छोटा भाई है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन इसमें यूज होता है और फेलिंग रिएजेंट भी बोल सकते हो। ये क्या होता है? ये होता है अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक टार्टारेट, टार्टरिक एसिड का कॉपर सॉल्ट। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज ऑल्सो a mild oxidizing agent, और इसलिए ये भी फेलिंग सॉल्यूशन में ऐसे लिख रहा हूं, इसे ऑक्सीडाइज करता है वैसे ही जैसे टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज करता है। और इसमें याद रखना कॉपर रिड्यूस होता है, देखो +2 से +1 में, और रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ये रेड कलर, इसको रेड कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। CuO इज ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, Cu2O इज रेड कॉपर ऑक्साइड। मेटलर्जी में ये सब आएगा इनऑर्गेनिक में, तो ये अलग से, ये सब मैंने आपको करवाए हैं मेटलर्जी में। तो इसे रेड कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। तो रेड कॉपर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड प्रेसिपिटेट देता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट में भी यूज होता है, तो वो कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। और ये भी एक्सक्लूसिवली एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, अल्कोहल वगैरह को ऑक्सीडाइज नहीं करता। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन में एक खास बात है, failing solution is more selective. Failing solution एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, एरोमेटिक को नहीं, और इसलिए फेलिंग टेस्ट कैन बी यूज्ड इवन टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। फेलिंग सॉल्यूशन, failing solution oxidizes aliphatic aldehyde RCHO, but fail to oxidize aromatic aldehyde। Tollens reagent oxidizes both। तो अगर कोई कंपाउंड है जो टॉलेंस टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, तो कंफर्म हो गया कि वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। जैसे सपोज करो, कहा गया कंपाउंड है C8H8O, कहा जा रहा है कि गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट बट निगेटिव फेलिंग टेस्ट। तो क्लियर हो गया कि फेलिंग टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। और अगर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसका मतलब हो गया कि बेंजीन रिंग पे CHO होगा। तो आउट ऑफ 8 कार्बन अगर बेंजीन रिंग पे CHO लगाया 7 हो गया, तो एक बच गया, वो मिथाइल के फॉर्म में। बाकी इन्फॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं है, तो पता है कि एक मिथाइल है, वो कहीं होगा, और आगे और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जिससे कि आप मिथाइल की पोजीशन बता सकते हैं।
लेकिन अगर कहा जाए कि गिव्स बोथ फेलिंग एंड टॉलेंस टेस्ट, तो ये कंफर्म हो गया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है। और अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और एलिफेटिक एल्डिहाइड में एक ही ऑप्शन बन रहा है। समझ गए? तो इस तरह से टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट हम यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। इसके बाद एक होता है सिर्फ रिएजेंट टेस्ट। सिर्फ रिएजेंट एक कॉम्प्लिकेटेड डाई है। डाई मतलब कलरिंग मैटर, जिसका कि इज ए डाई विथ जिसका मैजेंटा कलर होता है। क्या करते हैं हम, सिर्फ रिएजेंट से SO2 गैस पास करवाते हैं। तो SO2 गैस एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, डीकलराइज कर देता है सिर्फ रिएजेंट को। डीकलराइज सिर्फ रिएजेंट, ये है सिर्फ रिएजेंट। और अगर उसमें कोई एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, रेस्टोर्स मैजेंटा कलर। अब देखो ये टेस्ट कैसे बना। सिर्फ रिएजेंट से SO2 पास करने के बाद उसमें हम अननोन कंपाउंड को डालते हैं। अगर उसका कलर रेस्टोर हो गया तो वो कंपाउंड एल्डिहाइड होगा। ये बात प्रूव हो गया। तो कहते हैं कि एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव सिर्फ टेस्ट। तो ये एल्डिहाइड को कीटोन से और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट करने के 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो मैंने आपको बताया। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड, उसको जरा मैं रिएक्शन के फॉर्म में पहले लिखता हूँ, बाद में टेस्ट बनाऊंगा। हैलोफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली ये अल्फा हेलोजनेशन पे बेस्ड रिएक्शन है। अगर कोई इस तरह का कंपाउंड हो, जिसके पास ये ग्रुप हो, इसको कहते हैं एसीटो ग्रुप। और इसे किसी भी हेलोजन के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, then what happens? First, all 3 alpha hydrogens are replaced by halogen. और बाद में फिर यहां से इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है कुछ इस तरह से। लेफ्ट साइड में रह जाएगा RCOONA, राइट साइड में H लग के आ जाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म। यहां ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, और आयोडीन लोगे तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा।
हमने ले लिया कंपाउंड जिसमें कि एसीटो ग्रुप है और इसे हम आयोडीन के साथ ट्रीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो हमें मिलेगा C6H5COOK पोटेशियम बेंजोएट प्लस CHI3। क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म का कोई कलर नहीं होता, लेकिन आइडोफॉर्म की दो प्रॉपर्टी है, ये डार्क येलो कलर का होता है और ये इनसॉल्युबल होने की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो अगर कोई कंपाउंड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है तो उस कंपाउंड में इस ग्रुप का होना तय हो गया। एसीटो ग्रुप का प्रेजेंट होना निश्चित हो गया। लेकिन तो फिर ये किसकी पहचान हुई है? मिथाइल कीटोन की पहचान हुई। जिसके पास ये होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल कीटोन बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा ये एक अल्कोहल भी ये टेस्ट दे देता है। वो अल्कोहल होगा ये, क्योंकि हेलोजन in alkaline medium first form XO minus like ClO minus, IO minus, हाइपोक्लोराइट आयन जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है। तो अगर इसे हम आयोडीन NaOH से ट्रीट करेंगे तो क्या करेगा? ये पहले इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, अब फिर आइडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो ये अल्कोहल भी दे सकता है। ये एक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट दे देता है, लेकिन सिर्फ एक ही एल्डिहाइड। हमें चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप होना चाहिए है। सो एसिटल्डिहाइड ऑल्सो गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ये भी HCOO माइनस एंड CHI3 दे देगा। एक प्राइमरी अल्कोहल भी है, इथानॉल। अब देखो, इसे जब ट्रीट करोगे आयोडीन से इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो ये पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में। और जैसे ही एल्डिहाइड बना, ये देखो सुटेबल ग्रुप आ गया हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। CHI3 प्लस उधर से HCOO माइनस मिल जाएगा। ये सब पूछा जाता है, कौन येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन से, तो सब हम पहचान रहे हैं कि ये सब कंडीशन में भी हेलोफॉर्म रिएक्शन मिलता है। लेकिन सिर्फ कार्बोनाइल का ही ये रिएक्शन है। अगर मान लो तो देखने में तो लगता है कि इसमें भी है, लेकिन ये एसिड है। देखने में लगता है इसमें भी एसीटो ग्रुप है, लेकिन ये एस्टर है। और ये सब फेल्स इन हेलोफॉर्म रिएक्शन। मतलब ये क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म ये सब नहीं बनाते हैं। तो कौन बनाएगा? एल्डिहाइड, कीटोन या कुछ अल्कोहल जो मैंने आपको दिखाया। तो यही सब बातें है एल्डिहाइड कीटोन में। इतना से काम चल जाएगा अच्छे से। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एल्डिहाइड कीटोन में बहुत कुछ और किया जा सकता है, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। इतना से
उम्मीद करते हैं काम चल जाएगा। रिटेन भी तो रहना चाहिए। तो अब थोड़ा आज कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें एसिड डेरिवेटिव हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अभी एडवांस में। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन नोन ही होगा, सब जाना पहचाना होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नई बातें आएगी बट ज़्यादा मालूम होगा। एसिड डेरिवेटिव में कुछ इंफॉर्मेशन है जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले एसिड से स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, RCOOH, जरा कुछ प्रिपरेशन इसका देख लो, ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड, किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4-H+ या Cr2O7 2-H+, इन सब के साथ ट्रीट कर दो, ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एल्डिहाइड अभी आपको बताया ही, इन सब के साथ भी हो जाएगा, प्लस आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रॉम साइनाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइनाइड्स। सिंथेटिक रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी होता है तो साइनाइड से होता है। साइनाइड्स is hydrolyzed in either acidic or alkaline medium to give finally carboxylic acid. अब कैसे कैसे बनता है जरा सा वो देखेंगे। एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, अगर किसी साइनाइड को हम ट्रीट करें विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कैटलिस्ट, अब इन सब का मैकेनिज्म वगैरह मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म वगैरह में लगेंगे तो एक ही रिएक्शन हो पाएगा। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ बट काम की चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ सारा। तो देखो इस पे वाटर का एडिशन कर दो, यहाँ पे H यहाँ पे OH लगा के टॉटोमेरिज्म कर दो तो बन जाता है पहले RCONH2। अगर देखो तो H2O का एडिशन हो गया, H2O पहले बनता है एमाइड, और ये एमाइड फिर आगे फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है, यहाँ पे एक H और यहाँ पे OH दे दो तो RCOOH प्लस अमोनिया बन जाएगा। दैट इज एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड में अमाइड एक इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं, इंटरमीडिएट है, और इसलिए सूटेबल कंडीशन लगा के हम रिएक्शन को अमाइड पे रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तो अगर इफ concentrated sulfuric acid is used
only partial hydrolysis occur. Only partial hydrolysis occurs. Amide is obtained as major product, not the acid. लेकिन अगर डाइल्यूट एसिड ले लें तो अंत तक चले जाएंगे. If dilute H2SO4 is used, RCOOH is obtained by complete hydrolysis. समझा? फिर आता है बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस. यहां भी सिचुएशन वही है. अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करें इन अल्कलाइन मीडियम तो फिर से अमाइड बनेगा और ये फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल लेके एसिड प्लस अमोनिया बना देगा. अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन को डिफरेंटली कंट्रोल किया जाता है. अगर हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड करवाएं तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाता है. इफ hydrolysis is carried out in presence of hydrogen peroxide partial hydrolysis occur and amide is formed. In absence of H2O2, acid is formed. समझ गया? तो ये है साइनाइड हाइड्रोलिसिस की इन्फॉर्मेशन. एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन दिया है. इसकी मैकेनिज्म वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि दो स्टेप का मैकेनिज्म हो जाएगा. फर्स्ट पहले अमाइड तक का, फिर अमाइड से एसिड तक का. उतना टाइम अभी अब है नहीं. तो जरा इसका एप्लीकेशन एक आध कर लेते हैं. सपोज करो कहा गया कि CH3COOH को कन्वर्ट करना चाहते हैं CH3CH2COOH में. इथानोइक एसिड को प्रोपानोइक एसिड में लेके जाना चाहते हैं. तो सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट क्या हो सकता है? जब भी एक एक्स्ट्रा कार्बन इंसर्ट करने की बात हो कहीं पे तो साइनाइड दिमाग में आना चाहिए क्योंकि साइनाइड में कार्बन होता है. बट डायरेक्ट एसिड से तो साइनाइड का कोई रिएक्शन होता नहीं है. तो क्या करें? इसको पहले रिड्यूस कर देते हैं लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड से. ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH. फिर इसे PCl5 या SOCl2 किसी से ट्रीट कर देंगे तो ये CH3CH2Cl बन जाएगा SN2 रिएक्शन के थ्रू. और उसके बाद इसे एक्वस KCN से ट्रीट कर देंगे. फिर से SN2 हो जाएगा CH3CH2Cn
अब इसे जैसे चाहे हाइड्रोलाइज कर लो, चाहे एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में। इसको बोलते हैं स्टेपिंग अप रिएक्शन। कार्बन चेन को एक कार्बन से बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड स्टेपिंग अप। और उसके लिए साइनाइड हाइड्रोलिसिस काफ़ी यूजफुल रिएक्शन होता है। समझ गए बच्चे लोग? नेक्स्ट, साइनाइड हाइड्रोलिसिस के बाद प्रिपरेशन में एक नेक्स्ट रिएक्शन आता है, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। passing dry CO2 gas through ethereal solution of Grignard reagent। देखो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, याद दिला रहा है आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर में होना चाहिए। क्या करते हैं हम यहाँ पे, RMgX को ईथर में बनाते हैं और उससे हम ड्राई CO2 गैस पास करते हैं, पानी नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे अटैक होगा और इधर से O माइनस पे MgX लग जाएगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस MgX प्लस। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखो इसमें भी एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, R से अलग एक कार्बन आ गया CO2 वाला, और इसलिए ऊपर वाले रिएक्शन में इसको भी यूज कर सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द रिएक्शन अबव। कि सपोज करो कहा गया फिर से CH3COOH को कन्वर्ट करना है CH3CH2COOH में। आप देखो कन्वर्ट तो करने के लिए कहेगा नहीं, आपके पास तो ऑप्शन होगा वहाँ पे, मल्टीपल ऑप्शन। उस वैसे भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस के थ्रू एक एक्स्ट्रा कार्बन लाना है तो पहले ग्रिग्नार्ड बनाना पड़ेगा, यानी कि पहले इसे फिर से लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, तो ये बन जाएगा अल्कोहल CH3CH2OH, फिर PCl5 CH3CH2Cl, अब Mg एंड डाइथाइल ईथर CH3CH2 MgCl माइनस प्लस, CO2 पास करो और बाद में हाइड्रोलिसिस कर दो। इसका अटैक CO2 पे होकर प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ एसिड। इसके अलावा कुछ प्रीवियस रिएक्शन भी हैं जिसमें कि एसिड बन रहे थे, जल्दी से फास्ट में एक आध देख सकते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अगर कोई एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड पे कम से कम एक हाइड्रोजन हो, डबली बॉन्डेड कार्बन पे, इसमें तो मैंने दोनों साइड ले लिया है, कम से कम एक कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर इसे या तो O3 H2O2, ये सब रिएक्शन पढ़ा हुआ है आपका, या और मैं उसके साथ नहीं, ये दूसरा रिएजेंट बता रहा हूँ, और एसिडिक KMnO4। अल्कलाइन में तो बेयर्स रिएजेंट हो जाता है, ये इसको यहाँ से ब्रेक करता है और दोनों साइड एसिड बन जाता है। याद रखना इसमें अगर ये
डबल बॉन्ड टर्मिनल है, और तब अगर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करते हैं या फिर परमैंगनेट क्लीवेज करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो लेफ्ट साइड से तो एसिड बनेगा, राइट साइड से जो फॉर्मिक एसिड बनेगा वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझ गए? अल्काइन भी ले सकते हैं इसके जगह पे, अल्काइन भी ले सकते हैं। अब फिर अल्काइन में भी वही है, लेकिन अल्काइन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर अल्काइन को बेयर्स रिएजेंट के साथ ही ट्रीट कर दो, KMnO4 एक्वस के साथ ही इसको ज़रा बॉयल कर दो, या ओजोन के साथ केवल हाइड्रोलिसिस कर दो ओजोनाइड का, याद करो इसमें H2O2 खुद ही बन जाता है, तो ये दोनों साइड से एसिड बन जाएगा। और इसमें भी अगर टर्मिनल हुआ तो वो CO2 बन जाएगा। तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन है। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो, हाँ सर। अच्छा, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सेटिंग वगैरह गड़बड़ किया होगा कुछ। वन नोट पे क्यों शेयर करते हो? वन नोट सही चलता नहीं है जूम पे। जर्नल 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 मच बेटर, एकदम नीट एंड क्लीन है। हाँ, हाथ से लिखा जाए? नहीं समझा, नहीं। हाथ का इम्प्रेशन मतलब? नहीं, वो तो आपकी लैपटॉप की प्रॉपर्टी होगी ना सर। ये तो लैपटॉप की प्रॉपर्टी, टैबलेट की प्रॉपर्टी होती है ना। ये कैसे हो सकता है? आपके हैंड टच, अगर हैंड टच ऑप्शन उसमें ओपन है तो किसी भी एप्लीकेशन में वो हैंड टच को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे मैं यूज़ करता हूँ टैबलेट को अपना, तो उस टैबलेट में मैंने हैंड टच ऑफ कर रखा है, तो मेरे हाथ से नहीं लिखता, पेन से ही लिखता है। अगर मैं लिख दूँ, ऑप्शन ओपन कर दूँ, तो मैं हाथ से भी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं है, जर्नल का ये प्रॉपर्टी नहीं है सर। हाँ, मैंने विंडो जर्नल पे पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं विंडो जर्नल पे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा स्पेस मिलेगा, पूरा स्पेस मिलेगा। और कॉर्नर में आपका वीडियो दिख रहा होगा।
मैं सब दिखा दूंगा, लेकिन बच्चों का वीडियो क्यों देखोगे आप? बच्चों का वीडियो क्यों देखोगे? एक स्क्रीन पे 50 बच्चों का वीडियो कैसे देखोगे आप? बच्चों का वीडियो ऑफ करके रखते हैं ना। और शुरुआत में तो लगता है कि टीवी को पढ़ा रहे हैं, शुरुआत में तो लगता है मॉनिटर को पढ़ा रहे हैं, बट धीरे धीरे मजबूरी है, इसलिए आदत हो जाती है। चलो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, क्लास ले रहा हूँ बच्चों का, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चल रहे हैं ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक दो छोटे छोटे पॉइंट पहले देखो। फर्स्ट 3 मेंबर, फॉर्मिक एसिड, थोड़ा सा ये सब एनसीईआरटी वाला इंफॉर्मेशन है शुरुआत में जो एक दो बता रहा हूँ, कई बार एनसीईआरटी से कुछ बातें आ जाती है, तो एनसीईआरटी में बस प्रॉपर्टी में फिजिकल में ही जो कुछ है, रिएक्शन के नाम पे कुछ है नहीं खास इसमें। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, ये जो है, ये तीनों वोलाटाइल लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर होता है। सॉरी, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम मोलर मास बढ़ाते हैं इसका, तो अल्काइल फ्रैक्शन जो है वो बढ़ने लगता है और वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होने लगता है। तो ब्यूटानोइक के बाद सॉल्युबिलिटी लगभग नील हो जाता है। ये तीन तो डिजॉल्व हो जाते हैं, बट ब्यूटानोइक से फ्रॉम C4 टू C10 ऑयली होता है और स्मेल्स लाइक गोट बटर। मतलब बकरे का फैट जो होता है वैसा स्मेल करता है ये। और C11 ऑनवर्ड ये सॉलिड हो जाता है। वाटर में सॉलिबिलिटी इन सब की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी के वजह से है। इसमें एक पॉइंट होता है कि जो लोअर मेंबर हैं, वो लोअर मेंबर सिग्निफिकेंट अमाउंट में एसोसिएट हो जाते हैं। सिग्निफिकेंट अमाउंट में एसोसिएट हो जाते हैं, डाइमेराइज हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 8 मेंबर्ड रिंग बन गया ये। और इसके बनने से क्या होता है, इसकी वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, वोलेटाइल ज्यादा हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जितना एक्सपेक्टेड है उसके मोलर मास से उससे कम होता है। और उसका कारण है ये एसोसिएशन अगर होता है मॉलिक्यूल में आपस में, तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर ये चेन बनाता है एसोसिएट करके, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है। सो दिस लोअर्स द boiling point and boiling point is usually less than expected value.
ड्यू टू दिस एसोसिएशन। तो एक छोटा सा पॉइंट है इसमें। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट है एसिडिटी का, जरा सा सुन लेंगे। वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फिनॉल, फिनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, और उससे स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है सल्फोनिक एसिड। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू प्रोड्यूस वीक एसिड, वीक बेस। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3 के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, गिविंग दिस रिएक्शन। ये देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड इधर है, वीक एसिड इधर है। लेकिन फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देता है। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नो न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड राइट साइड में आ जाएगा। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइज होता तो NaOH के साथ भी होगा, तो और स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन NaOH के साथ फिनॉल भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर दो बातें, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके एफ्रिवेशंस देता है, आपको पता है ये CO2 बन के बाहर निकल जाता है। कार्बोनिक एसिड इज CO2 डिजॉल्व इन वाटर। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफ्रिवेशंस देता है तो ये कंफर्म हो गया कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एक बात, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कहते हैं। ये एक्सक्लूसिव टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए। लेकिन याद रखना, ये सल्फोनिक एसिड भी देगा ये टेस्ट, क्योंकि वो तो कार्बोक्सिलिक से भी स्ट्रांग है। बट कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक में तो वैसे ही डिफरेंस पता चल जाएगा, एक में सल्फर है दूसरे में नहीं है। बट अगर रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये दोनों बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, फिनॉल नहीं देगा। और यही प्रॉपर्टी हम एक्सप्लॉइट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनॉल से या एलिफेटिक अल्कोहल से सेपरेट करने के लिए। सो NaHCO3 can be used to separate carboxylic acid from its mixture either with phenol और एलिफेटिक अल्कोहल। इन सब से सेपरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है कि ईथर में मिक्सचर को डिजॉल्व करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करेंगे तो सोडियम सॉल्ट बन के एक्वस लेयर में आ जाएगा, फिनॉल या एलिफेटिक अल्कोहल ईथर लेयर में रह जाएगा, बाद में डिस्टिलेशन से सेपरेशन हो जाएगा। तो ये एक एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ केमिकल रिएक्शंस, कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस एक दो इसके हैं, पहले आज बताता हूँ आपको। रिएक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पहले देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम PCl5 या PCl3 या SOCl2 या एक और कंपाउंड होता है COCl होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं ऑक्साइल क्लोराइड। ये होता है ऐसे COCl ये होता है।
इन सब का पर्पस एक ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड को वो एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मान लो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, से बेंजोइक एसिड है हमारे पास, और कहा गया कि इसे बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्ट कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं ले सकते हैं एसिड से एल्डिहाइड बनाने के लिए, सीधा अल्कोहल बना देगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे आप एसिड क्लोराइड बना के फिर क्या करेंगे बच्चे, एसिड क्लोराइड बनने के बाद अब तो कई रास्ते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट ले लो, लिथियम ट्राइटर्सरी बिटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, दे ऑल कैन बी यूज्ड। सही है ना? तो एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। दूसरा एक रिएक्शन देखो, विथ अमोनिया एमीन्स, विथ अमोनिया एंड एमीन्स। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करो तो ये एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, RCOONH4 बन जाएगा, बट ये होगा रूम टेम्परेचर पे। और अगर हीट कर दो तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये अमाइड बना देगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दें, या फिर P2O5 के साथ हीट कर दें, या फिर V2O5, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बच्चे। तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये सब सिंपल रिएक्शन है, ये सब ऐसे ही आपको याद होगा। रिएजेंट जरा एक और मैं दिखा दे रहा हूँ। एनहाइड्राइड बना देगा। लेकिन अगर एसिड ऐसा हो, डायएसिड हो और इसे सिर्फ हीट कर दो तो अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं है। बट शर्त यह है कि वो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनना चाहिए, तब ये हाईली स्टेबल रिंग बनता है और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर हो जाता है। इसे सक्सिनिक एसिड कहते हैं और इसलिए ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। तो इन सब को थोड़ा देखो एप्लीकेशन के फॉर्म में मैं दिखाता हूँ कि कहा कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कुछ फॉर्मूला ही दे दिया ऐसे, C8H10 है, C8H10। कहा कि इसे अल्कलाइन KMnO4, क्या लिख देता हूँ मैं भी, अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करें तो ये कंपाउंड देता है C8H6O4।
C8H6O3। तो बताओ ये क्या है? अब इतने से ये इसको पहचाना जा सकता है। तो आपको पता है कि ये परमैंगनेट जो है ये बेंजीन पे लगे अल्काइल ग्रुप को COH बना देता है, और एक COH आता है तो 2 ऑक्सीजन आता है। इसमें तो 3 आ गया, इसका मतलब 2 COH आया होगा और फिर बाद में वाटर निकल गया होगा, और ये तभी संभव हुआ होगा जब दोनों COH एडजेसेंट होगा, ऐसा रहा होगा। तो यहाँ से वाटर निकल के और ये थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। और अगर ये बन जा रहा है तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं, ये ऑर्थोजाइलिन होगा, जो परमैंगनेट के रिएक्शन में दोनों COH बन जाएगा और बाद में डिहाइड्रेशन के थ्रू ये बन जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। फिर मेरी 8 बजे से आगे क्लास है, तो ज़रा मैं आपसे इजाज़त लूँगा। कल इसको पूरा कर देंगे। बाकी 2 टेस्ट हो गया, तो दोनों टेस्ट के डाउट्स वगैरह कल लेके आना, थोड़ा देखना, उसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो बताना। ठीक है? यस सर। और कुछ चाहिए तो बोलो बच्चे, और किसी तरह से कहीं कोई किसी चीज़ में हेल्प है तो बताओ मुझे। और किसी तरह की कोई मदद केमिस्ट्री में कहीं से आपको ज़रूरत है तो मुझे बताना। चलो ठीक है, बंद करूं?